हाँ जी, परसेंटेज का। मौलिक अधिकार जो है हम लोग का 12 से लेकर के 35 तक दिया हुआ है। उसमें तो 12 में क्या था, तो रिवाइज कर देते हैं। 12 में क्या था, राज्यों का परिभाषा। राज्य मतलब क्या, जो अपना कानून खुद बना सकता है। 13 नंबर में क्या दिया हुआ था, कोई भी संस्था, सरकारी संस्था अगर कानून बनाएगा तो ऐसा ना हो कि वो मौलिक अधिकार किसी का छीन ले, उस चीज को देख करके ही कानून बना सकता है। आर्टिकल 14 में विधि के समय समानता, यानी कि सभी के लिए कानून समान रहेगा। लेकिन एक पर्सन है जिसके लिए कानून समान नहीं है, कौन है, हाँ, उसको ना अगर मर्डर वर्डर केस नहीं लगता है, कोई भी चीज का केस उस पर नहीं जाता है। क्यों, हाँ, क्योंकि राष्ट्रपति जो है अपना सजा को माफ करवा सकता है। राष्ट्रपति जो है ना अपना सजा माफ करवा सकता है, या किसी भी व्यक्ति का सजा माफ करवा सकता है, उसको क्षमा दान करने की शक्ति होती है। आर्टिकल 72 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है किसी का भी जो गुनाह किया है उसका अपराध को क्षमा करवा सकता है अपने द्वारा। वो हाँ जाएगा, एफआईआर करेगा ना, वहां पर कोर्ट में पेश करेगा तो अपना क्षमा माफ कर लेगा, अपने से साइन किया, मेरा क्षमा माफ, खत्म। हाँ हाँ, वो वही बात होगी अपना को। तो इसीलिए अब जैसे है कि कोई उस पर केस करेगा, बोलेगा हम लोग केस करेंगे, पैसा लगा गए, वो अपना साइन किया, क्षमा माफ, तो इसीलिए उस पर केस ही नहीं होता है। समझे बात को। तो इसीलिए, और राष्ट्रपति जो है दूसरा का भी क्षमा करवा सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति जो है अगर उस पर मृत्यु दंड हो गया है, अगर वो, या फिर आजीवन कारावास हो गया है, तो उसको जो है क्षमा करवा सकता है राष्ट्रपति। अगर आपका पहचान राष्ट्रपति से है, आप कितना बड़ा गुनाह कीजिएगा तो वो क्षमा करवा सकते हैं, मृत्यु दंड तक माफ करवा सकता है। हाँ देखना होगा, हमको नहीं पता, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 15 में क्या है, जाति धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 16 लोक निर्वाचन, यानी कि सबके लिए जॉब जो है वो समान रहेगा, चाहे वो कोई भी लिंग का, कोई भी जाति या धर्म का है। फिर 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत, ठीक है। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में जो है 6 गो था, पहला 19 का ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता। हाँ, इसीलिए जो है ना मीडिया वाला जो है कहीं पर भी जाकर के कुछ भी सवाल पूछ लेता है। हाँ मतलब, तो सबसे पहले 19 का ए में बोलेगा, दूसरा 19 का बी में सभा करेगा, फिर उसके बाद संगठन बनाएगा सी में, उसके बाद डी में घूमने जाएगा। अरे भूखड़, इसको तो खाने वाला कितना यार, अरे तो हम याद कराने के लिए दिए थे ना वो आर्टिकल में, तो आपको खाने वाला कैसे याद है। घूमने, तो 19 का डी में जो है घूमने की स्वतंत्रता है, 19 का ई में जो है बस जाने की स्वतंत्रता, 19 का एफ में संपत्ति का अधिकार जो कि हटा दिया गया है ना, और 19 का जी में व्यापार करने के, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो टोटल पहले जो है वो 7 गो हम लोग का अपना मतलब कि आर्टिकल 19 में जो है वो 7 गो दिया हुआ था, अभी टोटल 6 ही गो है 19 में। अब मौलिक अधिकार भी पहले 7 गो था, अभी 6 गो हो गया है, उसमें भी घटा हुआ। तो यहां तक हम लोग, और फिर उसके बाद 20 में क्या पढ़े थे, मतलब कि समझिए कि ये सजा को माफ करने के लिए एक तरह का, मतलब कि आपका सुविधा बोल सकते हैं, सुरक्षा बोल सकते हैं,
इसमें 19 का मतलब 20 वाला में 3 को बताए थे। पहला क्या था, एक अपराध के लिए एक सजा। दूसरा क्या था, जिस समय सजा मतलब जिस समय गुनाह किया है उसी समय के आधार पे सजा मिलेगा, कि उस समय क्या सजा था उसी के आधार पे मिलेगा। और तीसरा क्या था, नहीं, स्वयं के विरोध में गवाही नहीं दे सकते हैं, स्वयं के विरोध में गवाही नहीं दे सकते। यहां तक हम लोग पढ़े थे। अब उसके बाद आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में क्या दिया हुआ है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये जो है वो आपका किसमें दिया हुआ है, आर्टिकल 21 में। अब इसी के आधार पे जैसे हम लोग जो है सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं या हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो इसी के आधार पे जो है हम लोग को पकड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हेलमेट नहीं पहन के जा रहे हैं तो माथा में लगेगा तो आदमी मर जाएगा। तो पुलिस को क्या मतलब रहता है कि देखो ये हेलमेट नहीं पहना हुआ है, मरे जा रहा, उसको मरे नहीं देना है। कोई भी आदमी अपना जान नहीं ले सकता है, वो गैर कानूनी है। मतलब मर गए तो फिर तो किसको लेके जाएगा, लेकिन अगर बच गए तो फिर और 2 लाठी मारेगा, बोले काहे मरे जा रहे थे। समझे बात को। तो इसीलिए है कि अगर मान लीजिए कोई भी आदमी जा रहा तो यानी वो अब मर गया तो चलो उसको नहीं पकड़ सकते, लेकिन अगर मरने जा रहा तो हेलमेट नहीं पहना हुआ यानी वो मरने जा रहा, मरने जा रहा तो पकड़ो उसको, पहले चालान कटवाओ। मतलब मरने भी आदमी जा रहा तो उससे पैसा लो पहले, इस तरीके से। जगह तो जी ठीक है। तो आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण की दैहिक स्वतंत्रता। इसमें जो है प्राइवेसी मतलब अपना जो है प्राइवेसी की भी बात किया गया है। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर बोलेगा कि मोबाइल का पासवर्ड दीजिए, तो आपका अधिकार है कि आप पासवर्ड नहीं दे सकते हैं। समझे, आपका अधिकार है। ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती मतलब बोलेगा कि नहीं देबे करो, ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं दे सकते हैं। तो उसी में हुआ था ना कि आपका जो केजरीवाल था तो उसको जो है मोबाइल जब्त किया। अब वो केजरीवाल को बोल रहा है कि पासवर्ड दीजिए, पूरा जिद कर रहा है। तो फिर केजरीवाल खुद बोल रहा है कि तुमको बुद्धि नहीं है, हम लोग का प्राइवेसी है कि हम लोग अपना पासवर्ड नहीं बता सकते हैं, तुम जबरदस्ती काहे मांग रहा, तुम अपने से निकाल लो। अब आईफोन है, पासवर्ड तोड़ेगा तो पता चलेगा मोबाइल रीसेट हो गया, सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए है कि हम लोग का प्राइवेसी मतलब कि अपना अधिकार है कि ये कर सकते हैं। हाँ, फिर उसके बाद हाँ नहीं दे सकते हैं, कहीं पर भी आप नहीं दे सकते हैं। आपका अधिकार है कि आप पासवर्ड नहीं बता सकते हैं, आप अपने से खोज लीजिए। लेकिन क्या होता है, ये नियम है, लेकिन प्रशासन जब दो लाठी मारेगा ना तो ऑटोमेटिक जो है वो आप बताइएगा ही। अभी जैसे पॉलिटी चल रहा है, थोड़ा देर पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ना हम आपको देते हैं, फिर उसको करवाते हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल 21 का ए, उसमें बताया गया है शिक्षा का अधिकार। और ये प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। और उसके बाद है ये 6 से 14 ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे क्या था, शुरुआत में जब हम लोग का संविधान बना तो उस समय इतना स्थिति बढ़िया नहीं था भारत का कि हर एक लोगों को शिक्षा दे सके, क्योंकि शिक्षा देने में पैसा खर्च होता है। सरकार अपना पहले इकोनॉमिक सही करेगा, धीरे धीरे सब कुछ बेहतर करते करते फिर चाहेगा कि सबको शिक्षा मिले। तो शुरुआत में जब संविधान बना तो उन लोग उतना आर्थिक स्थिति सही नहीं था, जिस कारण से उन लोग क्या किया कि शिक्षा को जो है ना वो हम लोग का मौलिक अधिकार में नहीं डाल के रखा था। क्योंकि अगर मौलिक अधिकार में डाल दिया है, अगर आपको ये चीज नहीं मिल रहा तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर शिक्षा नहीं, जैसे घर से भी अगर प्रेशर है, 6 साल से 14 साल का बच्चा है और घर से प्रेशर है या फिर कहीं काम करने के लिए गए हैं, अब वो पढ़ने के लिए नहीं जाने दे रहा,
6 से 14 साल का आपका उम्र है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट पे डायरेक्ट उसको केस कर सकते हैं कि हमको जो है प्राथमिक शिक्षा नहीं दिया जा रहा। तो अगर कोई भी इंसान को, कोई भी बच्चा को अपना माँ बाप पे भी केस कर सकता है कि अगर उसको स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा, तो अगर केस करेगा तो बिल्कुल माँ बाप पे भी केस हो जाएगा कि प्राथमिक शिक्षा मिलना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अब हो गया 22-23 साल, अब बोलेगा हम जाएंगे अब कॉलेज, हमको पढ़ना है, तो वो सब नहीं, प्राथमिक शिक्षा का बात किया गया है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आर्टिकल 22, इसमें बताया गया है गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण क्या है कि इसमें हम लोग जो है गिरफ्तारी अगर मान लो कोई व्यक्ति करने आता है, तो उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैसे हम लोग बच सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग का मौलिक अधिकार में बताया गया। जैसे कि अगर मान लो कोई भी आदमी गिरफ्तार करने आ रहा, मतलब पुलिस, तो आप क्या बोलिएगा कि वारंट दिखाइए, मेरे नाम पर जो केस है उसका वारंट दिखाइए। जब तक बिना वारंट के आप कैसे हम लोग मतलब केस करने के लिए आ गए, या फिर इस तरीके से, तो वारंट हम लोग मान सकते हैं। तो ये क्या हम लोग का अधिकार है कि हम लोग इससे बच सकते हैं। मान लो कि कोई भी मनमानी कर रहा है कि बिना वारंट का हम लोग आ गया है थाना ले जाने के लिए, तो हम लोग बोलेंगे कि वारंट दिखाइए। अगर नहीं दिखाएगा तो हम लोग, अगर जबरदस्ती लेके जा रहा तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे कर सकते हैं कि देखिए ये बिना वारंट का हम लोग को अनठिकानी बिना मतलब का केस कर थाना लेके चला गया है, तो वारंट हम लोग मान सकते हैं। दूसरा कि 24 घंटा से ज्यादा जो है वो अपना थाना में नहीं रख सकता है। ठीक है, थाना और जेल दोनों में अंतर होता है, समझे। थाना होता है जैसे ये सब नॉर्मल जो है वो थाना हो गया। जेल मतलब कि आपका जो कोर्ट जो है ना, जब आपको फैसला सुनाएगा कि आप 2 साल के लिए जेल पे जा रहे हैं, तो वो होता है जेल। फिर वो आपका सीआरपीसी के तहत चलता है, और आईपीसी में थाना चलता है, और सीआरपीसी में आपका जेल चलता है। फिर जैसे यहाँ पर है, थाना वाला ही बहुत ज्यादा गुस्सा उसा रहता है, जो जेल का जेलर रहता है ना, वो सब उतना नहीं, वो सबको नॉर्मल बढ़िया से खिला पिलाएगा भी, टाइम टू टाइम। भलो है कि थोड़ा खराब क्वालिटी का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर है कि सब पूरा खगुआ रहता है पूरा मारने उड़ने के लिए, लेकिन वहां पर सब नॉर्मल, जान रहा है दिन भर तो ऐसे आदमी को झेल रहे हैं, तो वहां पर नॉर्मल रहता है। हाँ, मतलब काम करवाएगा तो पैसा भी देता है, ऐसा नहीं है। जैसे आप वहां पर सुविधा भी ले सकते हैं, अगर आपको बढ़िया जीवन बिताना तो वहां पैसा दीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। हाँ, लेकिन उतना सुविधा नहीं मिलेगा। आप सोचिएगा कि हाँ वहां एसी लगवा दे एकदम, और पूरा टीवी एकदम 52 इंच का टीवी लगा दे, बढ़िया से देखे, वो सब नहीं चलेगा। मतलब उसको लगना चाहिए कि उसका जो लाइफ है वो जेल में खट रहा। अब देखो 24 घंटा के अंदर क्या है, जैसे कोई भी इंसान को अगर मान लीजिए कि थाना वाला पकड़ता है, तो 24 घंटा से ज्यादा जो है थाना वाला नहीं रख सकता है। 24 घंटा होगा, फिर उसको जो है जज के सामने पेश करना पड़ता है। अगर वो पेश नहीं करेगा ना, तो जो थानेदार है उस पर केस हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी इंसान को अगर थाना लेके गया और उसको फिर 24 घंटा हो गया, उसको जाके पेश नहीं किया, इसीलिए क्या होता है कि कंप्लेन जाता है, केस कोई नहीं करता। अभी के समय में ये सब थाना वाला जो है वो केस जल्दी लेता नहीं है, बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन रहता है तभी केस लेता है। सब डराता है कि केस कर देंगे, केस कर देंगे, केस उस लेता नहीं, सब कंप्लेन लेता है। कंप्लेन अब गए तो कोई कितना बड़ा मामला है देखेगा, क्या मर्डर वर्डर छोड़ करके, अगर मान लीजिए मारपीट का है, इधर उधर भगाने उगाने का है, तो कंप्लेन लेगा, फिर उसको जाकर के धमकाएगा, पूरा बोलेगा कि केस कर देंगे, केस कर देंगे, आप लोग सब जेल पे चल जाइएगा, ये सब पूरा डरा डरा के बोलेगा। और लास्ट में फिर जो है वो कंप्लेन लिखाता है, और फिर देखता है अगर कोई भी बदमाशी कर रहा तो फिर उसको थाना लेके चला जाएगा। अब वो 2-4 घंटा में मारेगा, फिर छोड़ देगा, हमेशा वैसे ही होता है, या फिर रात भर रखेगा, छोड़ देगा। अब पूरा 24 घंटा अगर रख लिया, और फिर दूसरा दिन भी रख लिया, तो हम लोग जो है वो आदमी वकील को बुला करके और आराम से, मतलब कि उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट में जाकर के वो थानेदार पे केस कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए फिर जब जज के पास सामने पेश करेगा ना, तो पहले तो गुनहगार का जो भी सजा गलती किया था उसको तो सजा सुनाया, फिर उसके बाद बुलाएगा थानेदार को कि हाँ जी, जब तुमको पता है कि 24 घंटा रख सकते हैं, तो तुम लोग काहे इतना ज्यादा घंटा रखा। तो इसीलिए अब क्या करता है थानेदार, जैसे मान लीजिए हमको अभी रखा, लेके गया, और वहां पर जब रजिस्टर में चढ़ाना रहता है कि इतना बजे जो है वो इसको लेके आए हैं, तो उतना बजे से फिर 24 घंटा जैसे हुआ, जैसे 7 बजे लेके गए तो 7 बजे तक 24 घंटा हुआ, तो क्या करेगा ना, हमको लेके जाएगा 7 बजे, और वहां पर लिख देगा 10 बजे, 4 घंटा 5 घंटा लेट करके लिख देगा, और फिर उन लोग 4-5 घंटा और थूरेगा, है कि नहीं, वैसे करके करता। तो
पहले ये सब थोड़ा ज्यादा होता था, लेकिन अब क्या हो गया कि इसीलिए जो है जितना भी थाना में सीसीटीवी कैमरा लग गया है कि आप घुसिएगा जैसे तो फिर वहां पर दिख जाएगा कि हाँ, आप वहां पर तो बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हम तो 7 बजे आए थे, ये जबरदस्ती हमको रखा हुआ था। अब देखिए 24 घंटा में जरूरी नहीं कि वहां पर पेश होना चाहिए, थाना में 24 घंटा से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। अब जैसे हम मान लीजिए हम 7 बजे गए तो वो 7 बजे फिर वहां से निकाल देगा हमको। अब फिर रास्ता में जो है वो आपका, अब मान लीजिए बीच में जाम लग गया या कुछ लग गया तो उस तरीके से रास्ता में भलो कि एक दिन बढ़ सकता है, लेकिन थाना में 24 घंटा रख सकता है, थाना में ज्यादा दिन नहीं कर। हाँ, लेकिन संडे भी नहीं आना चाहिए। अब संडे आ गया तो फिर वो रख सकता है, समझे? तो या सर कोई भी सरकारी छुट्टी है तो उसमें रख सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे नॉर्मल डे है तो 24 घंटा से ज्यादा नहीं रख सकता। हाँ, वैसे कर सकता है, पकड़ेगा छोड़ेगा तो पकड़ेगा फिर छोड़ेगा तो भाग नहीं जाएगा, बोलेगा कि यार मौका मिला चलो भागो यहां से। नहीं तो सब चीज का है वो, वकील के सामने फिर वकील को बुलाता है ना तो फिर बढ़िया बढ़िया थानेदार को मुंह चुप हो जाता है। वकील के सामने कोई कुछ नहीं है। देखो दूसरा हो गया 24 घंटा ज्यादा नहीं रख सकता है। तीसरा है कि अपना वकील रख सकता है। कोई भी इंसान जो है अपना वकील रख सकता है, कहीं का भी वकील। आप सुप्रीम कोर्ट का वकील को रख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोई भी नॉर्मल सब मामला है, आप सुप्रीम कोर्ट का जज को मतलब कि वकील को रख लीजिए, हाई कोर्ट का वकील को रख लीजिए, उसका तो पेमेंट पे चलता है। उन लोग जो है 10 लाख लेगा तो ही 5 में काम कर देगा। तो आपको सुविधा दिया गया है कि अगर आपका गिरफ्तारी हुआ है तो आप अपना मनपसंद वकील रख सकते हैं और उससे जो है अपना मतलब कार्रवाई करवा सकते हैं। तो ये हम लोग के लिए बढ़िया ना है। अगर मान लो कि वकील नहीं रखने देगा तो पता चलेगा कि हम लोग को थाना वाला रख लिया है, हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग नहीं बोल सकते थानेदार के सामने। ज्यादा बोलिएगा 2 झाप मार देगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। वकील ही जो है वही बढ़िया से उसको समझता है। वकील नहीं, वकील नहीं पिटाता। वकील अगर वकील पिटा गया ना, उन लोग जो है ना, मेन देखे क्या होता है कि अच्छा वकील जो है वो मतलब कि ज्यादा ये रहता है, और थाना वाला क्यों डर के रहता है? वकील का काम क्या है? दिन भर कोर्टे में रहना, उसका जब जब डेट आएगा वो वहीं पर है, तुरंत जाके अटेंडेंस बना लिया। और थाना वाला जो है, थाना वाला का यहाँ पर है, आज यहाँ है कल वहां है, उसको मतलब कि ट्रांसफर होते रहता है। अब मान लीजिए कि यहाँ से जब केस करेगा ना वकील, तो फिर जब जब डेट आएगा ना तो थानेदार को वहां पर वही कोर्ट में पहुंचना होगा। ऐसा नहीं कि वो वहां पर है तो वहां पर कोई भी कोर्ट में। अब जब जब मान लीजिए कि यहाँ पर झारखंड में है, अब कल वो बिहार में है तो बिहार से उसको आना होगा अटेंडेंस बनवाने के लिए। अगर यूपी में है तो यूपी में आना होगा, सब कुछ छोड़ के आना होगा। इसीलिए जो है पुलिस प्रशासन डरता है वकील सबसे, क्योंकि वकील को तो दिन भर वहीं पर झोला लेके बैठ जाना है। उसको तो देखिएगा कि खाली बस एक टेंट है और नॉर्मल सा, लेकिन बहुत उसका पेन में बहुत ताकत होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें है एक चीज और कि कभी कभी होता है ना कि बिना वारंट दिखाए हुए भी लेके चला जाता है, समझे? तो उसमें क्या होता है ना कि शक के आधार पे आपको, जैसे मान लीजिए कि कोई भी दंगा फसाद होने वाला है तो आप पे शक है, तो आप पे मतलब कि आपको डायरेक्ट आकर के और उठा के लेके चला जाएगा। तो उसका वो है अधिकार कि अगर इसको छोड़ देंगे, अगर वारंट वारंट का इंतजार करेंगे, पता चलेगा कि ये कुछ बोल दिया और पूरा दंगा फसाद हो गया। तो इसीलिए ऐसा लोग जिसपे मतलब कि शक होता है कि ये आतंकवादी है, अब मान लो कोई आतंकवादी है तो उसके लिए वारंट निकालेगा तब उसको पकड़ेगा? नहीं, तो शक है कि ये जो है कहीं भी क्राइम करवा सकता है तो उसको शक के आधार पे उसको लेके चला जाएगा। इसीलिए जैसे जम्मू कश्मीर में जब 370 आर्टिकल और 35A जब हटा था तो उसमें क्या हुआ था कि जितना भी नेता सब जितना भी था उस सबको क्या कर दिया था, नजरबंद कर दिया गया था। उसको जो है मतलब उसका घर पे ही उसको मतलब कि समझिए जेल में कैद कर दिया गया। जैसे एक होता है कि आपका यहाँ पर थाना में ले जा करके बंद करना, एक होता है कि आपका नजरबंद करना। नजरबंद करना मतलब क्या कि आप अपने घर में ही कैद है, आपको घर से निकलने ही नहीं देगा। 4 गो फोर्स आपके द्वारी पर रख देगा, आपको जाने ही नहीं देगा। जो भी सुविधा है आपको घर पे खाने पीने का सब कुछ मिल जाएगा, ना टीवी मिलेगा, ना मोबाइल मिलेगा, ना इंटरनेट मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। आपको घर में रहिए, किसी से फोन पान नहीं करना है। नजरबंद उसी को बोलते हैं। तो इसीलिए जब 370 आर्टिकल हटाया था 2018 में ना,
तो उस समय क्या हुआ था कि सब जितना भी नेता था सबको मोबाइल छीन छाड़ के फोन लाइन काट उठ के और सबको रूम में पैक करवा दिया। आप यहीं पर रहिए, घर में रहिए, जो खाना है खाइए हुइए, जो करना है करिए, बाहर नहीं जा सकते। नहीं तो फिर फोन करेगा, अब अरे वहां पर दंगा करवा दो, यहाँ दंगा करवा दो, तो कुछ अब उसको मामले पता ही नहीं चल रहा। इसीलिए देखिए बीच बीच में क्या होता है कि कोई भी दंगा होता है तो इंटरनेट बंद कर देता है कि ज्यादा बात फैले ना, समझे। तो ये चीज है उसके में। उसके बाद आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 में क्या दिया हुआ है, बाल श्रम आप नहीं करवा सकते हैं। बाल श्रम आप नहीं करवा सकते। वो 6 महीना भी रख सकता है, साल भर भी रख सकता है, 6 महीना तक रख लेता है। उन लोग को जो है 6 महीना तक रखा था, 6 महीना तक रूम में पैक, घर में पैक है 6 महीना, सब कुछ पूरा सुविधा। खाली बस तुमको इंटरनेट कॉलिंग वोलिंग मतलब किसी से संपर्क नहीं रहेगा, बाकी आप जो मंगा के खा सकते हैं। हाँ, आप दंगा करवा दीजिएगा, आपको निकालेंगे ना तो तुरंत बुलाइएगा हमारे भाई और बहनों, यहाँ पर दंगा करवा दीजिए। हाँ, हम लोग का जो है ये जाति वाला को देखिए ये कर रहा, ये जाति वाला को वो कर रहा, उड़ा दीजिए। हम लोग का जाति वाला को कमजोर समझे हैं क्या, ऐसे करके। ठीक है, एक तो है कि बाल श्रम नहीं करवा सकते हैं, उसके बाद बेगारी काम नहीं करवा सकते हैं। हाँ, खतरनाक काम भी होता है और बेगारी काम भी होता है। खतरनाक काम जो है ना वो 24 में होता है, आर्टिकल 24 में। ठीक है, 23 में क्या है कि बाल श्रम नहीं करवा सकते। इसीलिए जो है अब क्या होता था, ये बनारसी जो होटल है इसमें जितना भी है बिहार का लड़का सबको ला ला के कम उम्र वाला को और खूब पूरा खटाता था। और एक दिन आया प्रशासन वाला, 1-1.5 लाख रुपए उसको चलान काटा, तब जाके वो सुधरा है, समझे। तो इस तरीके से करता, क्योंकि बिहार में है रोजगार का अभाव है, तो सबको क्या करता है कि बच्चे में पढ़ना उड़ना है नहीं। बिहार में एजुकेशन है तो बहुत ज्यादा और नहीं तो पूरे कम, समझे। तो क्या हुआ कि सबको बुला बुला करके यहाँ पर खटा रहा, पैसा भी कमा रहा। अब जिस कारण से क्या है कि आपका प्रशासन जब पता चला तो तुरंत फिर उसको ये किया गया। तो इसीलिए है बाल श्रम नहीं करा सकते। अब बेगारी काम क्या होता है कि आप काम करवा के अब बोलिएगा नहीं पैसा नहीं देंगे। जैसे दादागिरी होता है ना कि बहुत सारा यूपी बिहार में ये सब तो बहुत ज्यादा होता है कि किसी का ऑटो में बैठ गया 4 लड़का और जब वहां पर उतर गया डेस्टिनेशन में और नहीं पैसा नहीं देंगे तो हमसे पैसा मांगेगा, लड़ाई झगड़ा करने लगा, मारा पीटी करने लगा, उसी को मारने लगा। या फिर यहाँ पर एक केस हुआ था, कोऑपरेटिव कॉलोनी जो है आपका ये बोकारो में, वहां पर एक आयुष डॉक्टर है, डॉक्टर गुप्ता या शायद कुछ नाम है ना, ये लगभग 7-8 साल पहले का बात है। तो उसमें एक वो जो है ना वो थोड़ा कम बुद्धि का था, उसको पकड़ करके और उससे ना जबरदस्ती काम करवाया जाता था और उसको पैसा उसका मतलब कि खाने पीने का बस उतना ही देता था और उसको ना पैक करके रखा हुआ था, बस काम करता था और फिर उसको रूम में पैक करवा देता था, इस तरीके से करके। अब फिर क्या हुआ कि जब वो भागने के लिए एक बार प्रयास किया तो उसको ना रूम में पैक करवा दिया। तो खिड़की जब खोल करके आवाज दिया ना तो एक आदमी सुना और फिर उसको आया तो प्रशासन को बुलाया, तब फिर पूरा मामला पता चला, पेपर ऊपर में भी आया था कि इसको जो है बेगारी काम करवा रहा था, यानी कि काम तो करवा रहा था लेकिन पैसा उसा नहीं दे रहा था, उसका बुद्धि विकसित नहीं था इसीलिए। हाँ डॉक्टर, हाँ अरे वो नहीं, डॉक्टर जो है वो एक आदमी को रख के उसको बेगारी काम करवा रहा था। हाँ, और बहुत फेमस डॉक्टर है वो आंख का। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 24 है कि 14 साल से कम उम्र वाले को खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं। 14 साल से कम उम्र वाले आयु वाले व्यक्ति को खतरनाक काम नहीं करवा सकते। खतरनाक काम मतलब क्या, बड़ा बड़ा फैक्ट्री, जैसे लोहा हुआ वाला फैक्ट्री है, अब पटाखा का फैक्ट्री है, बारूद का फैक्ट्री है, इस सब में जो है जान का खर्चा मतलब खतरा है। या फिर सीमेंट का फैक्ट्री है तो इस सब में क्या है, पूरा पॉल्यूशन पूरा अंदर लेगा, पूरा मतलब बीमार होगा। तो 14 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति को, क्योंकि वो विकसित नहीं है, वो कहाँ पर हाथ डाल देगा, कहाँ पर मूड़ी कट जाएगा उसका कौन जान रहा,
तो इसीलिए जो है खतरनाक जो भी काम होता है 14 साल के कम उम्र वाले व्यक्ति को अब नहीं करवा सकता। लेकिन हाँ, अगर मान लो कि नॉर्मल सा काम है, जैसे मान लो कि फिल्म वाला जितना भी है, मूवी बनता है, सीरियल बनता है, तो बच्चा लोग करता है, तो उसमें उसके लिए खतरनाक नहीं ना है। वो तो है कि अपना एंजॉयमेंट भी कर रहा, अपना सब कुछ भी कर रहा, तो उस तरीके का काम कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरा कढ़ाई से मतलब कि छनवा रहे हैं, पूरा तेल पानी करवा रहे हैं, पूरा परेशान हो रहा है और जबरदस्ती उसको करवा रहे हैं, तो ये चीज आप नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं। ये हम लोग का संविधान का कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है? 25 में दिया हुआ है कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी धर्म को छोड़ सकते हैं। आपको जो है अगर मान ले कि मानते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको एक केस कर देगा या फिर इस तरीके से। अगर मान ले कि आप कोई भी धर्म का है, कोई भी दूसरा धर्म का अगर चेंज होते हैं, तो अगर कोई भी मतलब कि आपको परेशान करता है कि क्यों आप चेंज हुए हैं, तो आप जाकर के उस व्यक्ति पर केस कर सकते हैं कि देखिए हम अपने मर्जी से इस धर्म पे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये जो है हमको परेशान कर रहा है। समझे? हाँ, बिल्कुल कोई भी धर्म। इसीलिए क्या होता है कि अभी भी देखिए नागालैंड तरफ जितना भी है, पूर्वोत्तर राज्य में क्या है कि कम डेवलप है, और वहां पर जो है आदिवासी सब जितना ज्यादा है। अब क्या होता है कि उन लोग को जो है, हिंदू धर्म में एक चीज है कि तुम्हारा जब छोटा कास्ट वाला सिस्टम है और जिसमें छोटा कास्ट बड़ा कास्ट, तो इसके वजह से क्या होता है ना कि बड़ा कास्ट वाला छोटा कास्ट वाला को वैल्यू उतना नहीं देता है। अब फिर वही जो छोटा कास्ट वाला है उसको क्या करता है कि जो क्रिश्चियन धर्म वाले हैं वो उसको बुलाता है और पूरा बढ़िया से सूट बूट पहनाएगा, एकदम कोट पहना के चलिए, और फिर वहां पर मतलब कि बराबर का हकदार देगा, बराबर का अधिकार देगा। तो उसको भी ठीक लगता है कि देखिए हम अपना धर्म में थे तो हमको भेदभाव कर रहा था, अब वो धर्म में देखिए इन लोग का धर्म बढ़िया है कि हम लोग मतलब कि सबको बराबर का अधिकार देता है, हम लोग को मंदिर में नहीं घुसने देता, यहाँ पर तो सूट बूट पहन के जूता पहन के हम लोग घुस सकते हैं, तो ये चीज अधिकार देता है उन लोग। तो इसीलिए जो है बहुत सारा क्या करता है कि जितने भी छोटे कास्ट वाले हैं वो अधिकतर क्रिश्चियन में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। अधिकतर आदिवासी देखिएगा, बहुत सारा आदिवासी क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुका है। नागालैंड में जो है अभी मतलब कि अल्पसंख्यक मतलब क्या कि कम, जो भी धर्म वाले कम होते हैं उसको अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो अभी जो है क्रिश्चियन लोग ज्यादा हो गया है और हिंदू कम हो गया है नागालैंड में, सब कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि हम ही लोग भेदभाव कर करके और उसको जो है नीचा दिखा करके लास्ट में उसको, अब उसको तो देखेगा कि इसमें भेदभाव कर रहा है और वो जो है बढ़िया मेरा साथ व्यवहार कर रहा, तो उसी के साथ ना रहेंगे, तो वो चीज कर करके आदमी करता है। अब इसमें है कि धार्मिक स्वतंत्रता में कि इंसान जो है कोई भी पगड़ी बांध सकता है, ये जो है, तो ये हम लोग का अधिकार। अब क्या होता है कि देखिए हर इंसान जो है मतलब कि उसको हेलमेट पहनना है, लेकिन पंजाबी का ये छूट दिया गया है कि आप जो है हेलमेट नहीं पहन सकते, आप ऐसे ही घूम सकते हैं, लेकिन उसमें पगड़ी होना चाहिए, पग पहनना चाहिए। अब देखिए क्या होगा, हाँ तो वही सीखी पंजाबी वही सीखी होता है तो जैसे है कि उन लोग जो है अपना पगड़ी पहन सकता है, अब बोलेगा प्रशासन कि नहीं तुम हेलमेट पहनो, तो इसका मतलब क्या है कि आप धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं, आप पगड़ी खुलवा रहे हैं, यानी धार्मिक स्वतंत्रता आप नहीं दे रहे हैं ना, तो इसीलिए जो है वो चीज उसका विरोध हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि आप अगर पगड़ी पहने हुए हैं तो आप नॉर्मली गाड़ी चला सकते हैं, कोई दिक्कत। हाँ नहीं पहनता है, हाँ लेकिन हाँ उन लोग भी पगड़ी पहनता है ना, तो उन लोग का जो कपड़ा होता है इतना लंबा होता है ना, इतना मोटा होता है कि हेलमेट का काम करता है वो भी, समझे। फिर उसके बाद जैसे है कि तुम्हारा हम लोग के धर्म में मान लो कि टीका लगा लिए या चुड़की रख लिए, तो बोलेगा कोई भी आकर के बोल देगा कि नहीं तुम टीका काहे लगा लिया। तो अगर कोई भी सरकारी संस्था है, प्राइवेट में तो आकर के बोल सकता है कि ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन सरकारी अगर संस्था है तो उस तरीके से अगर कोई भेदभाव आपको कर रहा तो उस पर आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। अब ऐसा है कि अब मान लिया बोलिएगा कि हमको जैसे हिजाब पहनने का ये है, तो अब स्कूल में गए बोलेंगे कि हम मेरा स्वतंत्रता है कि हम धार्मिक स्वतंत्रता है, हम मेरा धर्म है कि हिजाब पहन सकते हैं, तो लेकिन स्कूल का एक होता है कि आप ये ड्रेस कोड है और आपको यही पहन के आना है, तो फिर आप उसका अधिकार जो है वो थोड़ा छीनाएगा।
मतलब कि उसमें समाज के अनुसार भी हम लोग को चलना होगा कि अगर मान लीजिए कि ड्रेस अगर चल रहा है और ड्रेस नहीं है, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल कोई भी ड्रेस आप पहन कर सकते हो, तो आप हिजाब भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन अगर ड्रेस कोड है तो फिर आपको ड्रेस पहन के जाना होगा। ये नहीं कि आप दूसरा ड्रेस पहन करके चले गए तो फिर बोलिएगा कि भगवा पहन के चल गए, पूरा लाल 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 पूरा वहां एकदम लहलहा रहे पूरा, समझे। उसके बाद है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में बोला गया है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। क्या बोला गया है? सामूहिक धार्मिक स्व। इसमें क्या है कि जैसे हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरा बैंड बाजा से कहीं भी हम लोग जमा होकर के दुर्गा पूजा कर सकते हैं, या कोई भी मतलब कि धर्म का, जैसे मान लो कि इन लोग का कि वो नमाज पढ़ सकते हैं, तो कहीं भी रुक करके मतलब कि एक है तो वहां पर नमाज पढ़ सकता है। तो ये चीज हम लोग का अधिकार दिया गया कि हम लोग भी कहीं भी अगर मान लो कोई हम लोग का फेस्टिवल है तो फेस्टिवल मना सकते हैं, वहां पर हम लोग सर मतलब कि कोई भी नॉर्मल सा जमीन या फिर रोड वोड में भी हम लोग जुलूस वुलूस लेकर के जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि अब जुलूस बोला है कि लेके जाने के लिए हम लोग सामूहिक कर सकते हैं। अब डेली डीजे लेकर के जा रहे हैं, अब पूरा परेशान हो जा रहा है पूरा हर आदमी, और डेली डेली ये चीज कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आपको अधिकार मिला है तो ऐसा नहीं कि उसका गलत इस्तेमाल कीजिए। अगर गलत इस्तेमाल कीजिएगा तो कहाँ आर्टिकल चल जाएगा, कौन सा आर्टिकल में ये चला जाएगा? आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या कहता है कि अगर आपको अधिकार दिए तो ऐसा नहीं कि आप गलत इस्तेमाल कीजिए, गलत इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका जो है अधिकार छीना जाएगा, समझे। तो लेकिन नॉर्मल अगर फेस्टिवल है तो उसमें आप सामूहिक आपका ये कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 27। उसमें क्या है कि आपका धार्मिक कार्य में टैक्स फ्री, धार्मिक, हाँ धार्मिक पैसा या धन में टैक्स फ्री रहेगा। अरे यानी धार्मिक जो भी, जैसे मान लीजिए मंदिर उंदिर है, मंदिर में अगर चंदा होता है तो बहुत सारा मंदिर में लाखों लाखों चंदा होता है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो टैक्स देगा। लेकिन क्या होता है कि देखे होंगे कि मंदिर भी टैक्स देता है, जैसे आपका वेंकटेश्वर मंदिर है ना, तो वो सब मंदिर जो है वो फिर आपका ये जो राम जन्मभूमि है वो भी आपका 400 करोड़ के आसपास में इनकम हुआ तो उसमें भी टैक्स दिया था। तो क्या है कि टैक्स बहुत सारा जो है वो देता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका एक कमेटी का गठन होता है और वो कमेटी वाला देता है, ना कि मंदिर देता है, समझे। कमेटी देता है, मंदिर नहीं दे सकता है। तो अब क्या होता है ना कि जब भी पैसा मतलब कि इनकम होता है तो उतना उतना पैसा करेगा क्या। जैसे यहाँ पर देखिएगा पटना में महावीर मंदिर है, महावीर मंदिर जो है उसमें बहुत चंदा आता है, बहुत ज्यादा चंदा आता है, तो उन लोग जो है अपना पैसा को उतना करेगा क्या। तो क्या करता है ना कि उन लोग अपना नाम पर हॉस्पिटल या चैरिटी खोलता है, हाँ, और उसमें ना, और ये जो मंदिर है उसके हिसाब से मतलब कि वो कैंसर का इलाज करने के लिए फ्री चैरिटी खोल के रखा हुआ, फ्री इलाज चलता है। तो क्या है कि पैसा जब आ रहा है तो उसका यूज करवा दे रहा है, हम लोग टैक्स नहीं दे सकते, चलो हम लोग सही काम तो करवा सकते हैं ना। तो इसीलिए बहुत सारा मंदिर जिसका इनकम बहुत ज्यादा है तो वो क्या करता है कि अपना अपना हॉस्पिटल खोल के रखा हुआ है, और उससे जो है सरकारी इलाज बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का इलाज होता है। कैंसर का इलाज समझ रहे, मतलब अच्छा खासा पैसा लगता है, वो फ्री में करवाता है। तो महावीर मंदिर वो करवाता है पैसा से, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में क्या लिखा हुआ है कि सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। सरकारी संस्था में या स्कूल कॉलेज, संस्था मतलब क्या, स्कूल कॉलेज ये सब कुछ भी बोल दीजिए, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। कोई भी सरकारी स्कूल या सरकारी कोई भी चीज वो आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है, मतलब कि आपको धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जा सकता। बोलेगा कि सरकारी स्कूल है वहां पर राम जी के बारे में पूरा पढ़ाया जा रहा है, लक्ष्मण जी के बारे में पढ़ाया जा रहा है इस तरीके से, या फिर मुस्लिम में कोई भी पढ़ाया जा रहा, तो वो चीज नहीं होता है। अब उसमें देखिए क्या होता है कि
बोलिएगा कि मदरसा में जो है वो धार्मिक शिक्षा नहीं मिलता है, वहां लैंग्वेज उर्दू पढ़ाया जाता है। उर्दू भी नहीं पढ़ाया जाता, फारसी पढ़ाता है, उर्दू पढ़ाता है। उर्दू उर्दू तो बहुत कम, हाँ फारसी पढ़ाता है। तो उर्दू कहाँ पर, उर्दू जो है वो खत्म होते जा रहा है, फारसी ही सब अधिकतर पढ़ता है। जो जितना भी है उन लोग इन लोग जो आया था बाबर, ये सब, और जो हम लोग का है, तो इन लोग दोनों का कन्वर्ट होके फारसी बना हुआ है ना, अब वही चलता है, फारसी ही अधिकतर पढ़ाया जाता है। उर्दू जो है यहाँ, उर्दू ना पूरा वर्ल्ड में, सिर्फ भारत में ही उर्दू बोला जाता है, पूरा वर्ल्ड में कहीं नहीं बोला जाता, सब फारसी बोलता है। ठीक है, तो वहां अब देखिए क्या होता है ना कि जब आप उर्दू पढ़ रहे हैं तो क्या होता है कि उर्दू में जो किताब है तो उसमें जो राइटर है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम होगा, जो राइटर है वो मुस्लिम होगा। अब वो मुस्लिम है तो वो कहीं ना कहीं अपने धर्म के बारे में वो उसी के बारे में लिखा होगा, तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसके बारे में अब वही दिया हुआ है तो हम लोग वही पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं बोला जाता कि तुम्हें को इसके बारे में पढ़ाया जा रहा तो तुम इसी को सही मानो और इसी को मानो। जैसे मान लो तुम्हारा हिंदू धर्म को पढ़ाया जा रहा है तो तुम हिंदू को ही मानो। हम लोग का भी है संस्कृत विश्वविद्यालय, तो उसमें संस्कृत पढ़ाया जाता है, तो संस्कृत का जितना भी पुस्तक है उसमें हम लोग का धर्म के बारे में ही दिया हुआ है, तो इसीलिए धर्म का वहां चर्चा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें धर्म ही पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल नहीं। वहां एक लैंग्वेज पढ़ाया जाता है जिसमें लैंग्वेज में उसके बारे में चर्चा है तो वो पढ़ा दिया, नहीं रहेगा तो नहीं पढ़ाएगा, समझे। तो इसीलिए बोला गया है कि कोई भी सरकारी संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन प्राइवेट वाला में होता है क्या, जैसे मान लीजिए कस्तूरबा स्कूल हो गया, शिशु मंदिर हो गया, तो ये सब जो है आरएसएस लेकर के चलता है। तो उसमें जो है अधिकतर बुक देखिएगा तो राम जी के बारे में, मतलब कि पूरा रामायण के बारे में, रामायण का पुस्तक भी आता है उसमें, तो वो सब चलता है, प्राइवेट वाला में चलता है, लेकिन सरकारी वाला में नहीं चल सकता। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में क्या बोला गया है, अल्पसंख्यक जो है उसको अलग से शिक्षा संस्थान खोल सकता है। एक सेकेंड, सॉरी नहीं, ये नहीं शिक्षा संस्था खोले, अल्पसंख्यक जो है उसको को शिक्षा में रोक नहीं लगा सकते हैं। अल्पसंख्यक को जो शिक्षा में रोक नहीं लगा सकते। अल्पसंख्यक मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि कोई पंजाबी है या कोई मुस्लिम है या फिर मान लीजिए कि कोई भी धर्म का है। अल्पसंख्यक मतलब कि बहुत ज्यादा भीड़ में, जैसे बहुत ज्यादा हिंदू है तो एक दो गो मुस्लिम, तो उसको बोलते हैं अल्पसंख्यक, यानी कम मात्रा में। तो अब ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल है और उसमें पूरा मतलब कि पूरा भरा हुआ है हिंदू, तो अगर मान लो एक दो को मुस्लिम अगर जाना चाहती है तो वो उसको मतलब कि बोलेगा स्कूल वाला कि नहीं, हम तुमको एडमिशन नहीं लेंगे। तो अल्पसंख्यक है तो वो भी शिक्षा ले सकता है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। अगर कोई भी मास्टर जो है उसको अगर रोक लगाता है तो वो स्टूडेंट जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट पे डायरेक्ट केस कर सकता है, समझे। कोई भी अगर अल्पसंख्यक है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, अगर वो शिक्षा संस्थान लेना चाहता है, शिक्षा लेना चाहता है, तो उसको सरकारी संस्थान नहीं रोक सकता। अगर जो भी रोकेगा तो उसको बैन कर दिया जाएगा। अगर पूरा कॉलेज स्कूल रोकेगा, स्कूल भी बंद करवा सकता है, समझे, तो नहीं रोक सकता है। अब उसमें 30 में क्या दिया हुआ है, तो जैसे क्या होता है ना कि कभी कभी अल्पसंख्यक, जैसे मान ली कोई आया, ठीक है, एग्जाम्पल इसी को लेते हैं, जैसे आइए सबको ये है, अब ये अकेले हिजाब पहने भी है, तो क्या हो रहा है कि अब इसको खराब लगेगा कि सबको ये मतलब नॉर्मल है, हमको अच्छा नहीं लग रहा कि इन लोगों के साथ में पढ़ने में, क्या क्या हम अलग दिखते हैं, तो इस तरीके से तो इसको खुद खराब लग रहा है। तो ये क्या कर सकती है कि ये सरकार को ये मतलब कि बोल सकती है कि हम लोग के लिए अलग से स्कूल चाहिए, क्योंकि हम लोग वहां पर कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन लोग जो है दूसरा तरीके का उसका व्यवहार है, मेरा दूसरा व्यवहार है। तो अल्पसंख्यक है उन लोग अपना, अब जैसे मान लो कोई विकलांग है, तो विकलांग है तो उसको जैसे सब कोई ठीक है, एक वो बैठा हुआ है तो हर कोई क्या कर रहा है ना, उसको देख रहा, आदमी चली जाता है नजर, तो अब उसको खराब लग रहा, तो खराब लग रहा, बार बार उसको खराब लग रहा, तो उसको जो है पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो वो जो है मतलब सरकार पे ये कर सकता है कि हम लोग के लिए अलग से शिक्षा संस्थान खोल दीजिए, जो हम लोग के जैसा ही लोग रहे, कि हमको भेदभाव ना लगे, समझे। तो पहला तो बोला है कि रोक नहीं लगा सकते, लेकिन अगर वो अपने मन से उसको खुद खराब लग रहा तो वो जो है सरकारी संस्था खोल सकता है। इसीलिए जो है आपका बहुत सारा मतलब कि खुलता है, जिसमें विकलांग वाला भी स्कूल खुलता है, तो वो जो है सिर्फ विकलांग लोग पढ़ेगा, या फिर
हाँ, अंधा लोग जो है, अब मान लिया उन लोग जैसे बैठा हुआ है, अब हम पढ़ा रहे हैं तो हम तो नॉर्मली सबके हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो उसमें अधिकतर हम जो चीज समझाएंगे सबको देखेगा। अब वो जो है नहीं देख पा रहा, तो उसको जो है खुद से, हम तो नहीं रोक रहे हैं लेकिन वो खुद से जा रहा, तो उसके लिए तो अन्याय हो रहा ना, कि उसको तो शिक्षा नहीं मिल रहा ना। तो उसको जो है सरकार से आदेश मांगेगा कि हम लोग के लिए एक अलग से संस्थान खोलिए, जो कि उसमें हम लोग के जैसा ही लोग रहे और उसमें हम लोग शिक्षा प्राप्त कर पाए। हाँ, तो इसमें बोल सकते हैं अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान खोल सकता है, शिक्षा संस्थान खोल सकता है। अल्पसंख्यक जो है शिक्षा संस्थान खोल सकता है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 31, संपत्ति का अधिकार। वहां पर भी संपत्ति पढ़े थे, कहां पर पढ़े थे? 19 का F में पढ़े थे, और यहां पर भी ये जो है, तो देखिए हम लोग का जो है ना 7 मौलिक अधिकार पहले था। मौलिक अधिकार वो 19 वाला नहीं, ये 12 से लेकर के जब हम लोग 32 तक पढ़ रहे हैं ना, तो वो 7 भाग में बांटा हुआ था, बताएंगे सब उसको बारे में। तो उसमें जो है, तो ये भी एक अकेला आपका जो मौलिक अधिकार था, तो इसको हटा दिया गया है, जो कि संपत्ति का अधिकार जो है कब हटाया गया? हाँ, 1978। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत कौन सा प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई। इंपॉर्टेंट है वो, समझे? मोरारजी देसाई। चौथा प्रधानमंत्री था ना, चौथा प्रधानमंत्री। पहला प्रधानमंत्री कौन था? दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। तीसरा इंदिरा गांधी, और चौथा था मोरारजी देसाई, ठीक है। तो जो है मोरारजी देसाई के समय में 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और इसमें संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। सब इसीलिए क्या हुआ, सब गुस्सा हो गया, बोला तो हम लोग का संपत्तियां ले रहा है। लास्ट में फिर से बोला कि फिर से चुनाव कराओ दो, और उसको उसी को हटा दिया। हाँ, 80 तक रहा और फिर उसको हटा दिया, बोला कि हम लोग का संपत्ति छीन रहा है, इसी को छीन लो, किसी का सीटें छीन लिया। अब वो बेचारा समझा भी नहीं पाया कि देखिए हम लोग डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा। तो इसीलिए क्या होता है ना सरकार में, कि योजना तो बहुत अच्छा चलाता है लेकिन उसको समझाता नहीं है। इतना बढ़िया बढ़िया योजना आता है कि कहना नहीं, लेकिन उसको समझाने वाला कोई नहीं है। अब CAA आया, कोई समझाने वाला नहीं है, लास्ट में सब विरोध। कुछ भी आता है सब विरोध, इतना विरोध होता है कि कहना नहीं। अब बाद में पता चलता है अरे ये तो हमनी के भलाई के लिए बात हो रहा था, ठीक है। हाँ, अग्निवीर, अग्निवीर देखिए, अगर शुरू में जो वैकेंसी आया, मतलब इतना परेशान कर दिया एकदम कि कहना नहीं। सब बोलने लगा नहीं ये चीज उन लोग को ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, करते करते देखिए अगर गलत कब होता है, जब आपका SSC GD का जो वैकेंसी, जैसे डिफेंस लाइन में क्या होता है कि GD से सबसे ज्यादा वैकेंसी लेता है, तो अगर GD का वैकेंसी अगर घटा देता, अब बोलता कि हम खाली अग्निवीर लेंगे, तब बोलते कि हाँ सब व्यक्ति को जो है आपका 40 साल का ड्यूटी दे रहा, तुमको परमानेंट ड्यूटी चाहिए तो GD में जाओ ना, कौन रोका हुआ है? अब किसी को जो है 4 साल के लिए अगर मौका मिल रहा है तो क्यों ना जाए? आपको जबरदस्ती थोड़ी ना भेज रहा है, समझे? तो ये चीज है। और वैसे भी है कि सोचिए ना कि कितना 17-18 साल से लेता है ना, 22 साल तक, 4 साल में 10 लाख रुपए कमा के वो आ जाएगा। हम लोग लगभग सबको 22 साल तो हो गया होगा। किसके पास 10 लाख रुपया खाता में 10 रुपया तो वही बात है कि एक पूंजी भी तो जमा हो जा रहा है। लेकिन हाँ, कि अगर मान लिए कि शुरू से कोई फोकस है कि हमको मान लिया UPSC करना है या SSC डिपार्टमेंट में जाना है, तो 18 साल वो अग्निवीर में ना जाए, वही उसके लिए बढ़िया। क्योंकि वो उधर चला जाएगा ना तो उसका ब्रेन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो उम्र होता है ना वही पढ़ने का उम्र होता है, और उसमें जितना कुछ दे देगा ना सब याद कर लेगा। क्या होता है, भोथर होना शुरू होता है 22 साल के बाद से, समझे?
अब 22 साल से पहले 18 से जो 22 है ना, उसमें कुछ दे दीजिए ना, सब याद करके रट के रखेगा। उसके बाद है, तो ये है अब आर्टिकल 32। तो हम लोग जो मौलिक अधिकार था वो 12 से लेकर के 32 तक दिया हुआ है, और यही जो है लास्ट आपका मौलिक अधिकार है जो कि 32। ये क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं इसको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक मतलब क्या? संविधान का जो भी उपचार मतलब क्या? इलाज करेगा। कोई जो भी बदमाशी करेगा ना, उसको इसी के तहत इलाज होता है। जैसे कि आपका बहुत सारा देखे होंगे कि अपना जो है पोस्ट से ऊंचा काम करता है, जैसे इसमें जो है ना आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 रीट जारी करता है। इसको संविधान का आत्मा भी बोला जाता है। किसने बोला था? भीमराव अंबेडकर। हाँ, भीमराव अंबेडकर जी ने इसको संविधान का आत्मा बोला था। मतलब कि जितना भी अगर मौलिक अधिकार हम लोग का छीन रहा या ये सब चीज हो रहा, तो इसी के तहत जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो उसमें पहला रीट क्या, 5 रीट जारी होता है। इसमें बोला गया क्या है? पहला तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षी, अरे कैसकरण, थोड़ा सा लिखने में, हाँ, 5 रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रीट जारी करता है, संविधान का आत्मा। हाँ, ये आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो जैसे हम बता रहे थे ना कि 24 घंटा ही थाना वाला रख सकता है, उससे ज्यादा रखेगा तो उससे ज्यादा रखेगा तो उससे केस होगा, तो उस पर केस होगा। ये कहां पर बोला गया है? तो यहीं पर बोला गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें बोला गया है क्या कि आप 24 घंटा से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। अगर 24 घंटा से ज्यादा रखिएगा तो उस पर केस होगा थानेदार पे, समझे? तो ये चीज बोला गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो थानेदार को ये आदेश दिया है इसके तहत कि तुम जो है 24 घंटा से ज्यादा नहीं रखना, समझे? हाँ, 22 में हम लोग का अधिकार है, हम लोग का डिमांड है कि हम लोग बोलेंगे कि नहीं आप नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 में बोलता है ये चीज, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया है तुमको। तो उसके बाद है दूसरा रीट है परमादेश। परमादेश में क्या बोला जाता है कि जैसे कोई भी चीज सुप्रीम कोर्ट में देखे हैं कि कोई भी जब केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी बड़ा जैसे मैटर जो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो बड़ा मैटर जाएगा। तो बड़ा जब मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि जितना भी तुम एविडेंस लेके आया है, जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं भी SBI वाला जो कंपनी है, SBI बैंक, वो पूरा घोटाला किया, तो क्या करेगा? उसको बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, उसको बोलेगा कि तुम अपना पूरा हिसाब किताब भेजो। अब पूरा हिसाब किताब, 1-1 रुपया का हिसाब किताब भेजो। अब फिर भेज दिया, फिर बोलेगा कि बढ़िया से भेजा कि नहीं, अगर नहीं भेजेगा तो फिर तुमको बताएंगे। तो वो आदेश देता, कोई भी आदमी को उसको आदेश देता है कि तुम सही तरीके से सब कुछ लेकर के आओ। अगर उससे फिर एक भी पैसा एक्स्ट्रा निकला तो फिर तुम्हारा सब बर्बाद कर देंगे। हाँ, तो बहुत मतलब कि बहुत चीज में होता है। तो इसीलिए वो आदेश देता है। ये कौन आदेश देता है? तो हर चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट आदेश इसको भी देता है थानेदार को कि 24 घंटा ज्यादा नहीं रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट आदेश परमादेश देता है कि आप जो है कोई भी चीज लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो पूरा परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद फिर बोलिएगा कि नहीं सर ये वाला चीज छूट गया था, जब देखने लगे कि आप मेरा विरोध में जा रहा तो ये वाला चीज छूट गया, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक ही बार लाए और फिर वहां पर हिसाब किताब होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, एक नियम बनता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ना अगर बोल दिया ना कि जैसे सोनल जो है किसी का मर्डर किए है, और सुप्रीम कोर्ट जो है
वो बोल दिया कि सोनल जो है मर्डर की है अपना डिफेंस के हिसाब से, तो इसको जो है बाइज्जत बरी हो जाता है। तो अब जो है ना पूरा इंडिया में जितना भी कोर्ट है उसमें जो भी लोग डिफेंस के नाम पर मर्डर करेगा उसको बाइज्जत बरी मिल जाएगा, समझे। इसीलिए जो है ना देख, हाँ जैसे, तो वो तो वकील का काम है उसको प्रूव करना। इसीलिए क्या होता है ना कि देखे वकील सब जो है मतलब शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ते ही रहता है। देखे होंगे कि सबसे ज्यादा पुस्तक जो सबसे ज्यादा पढ़ता है तो वकील पढ़ता है, उससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ता। सब आदमी जो है एक समय पढ़ के जॉब ले लिया और उसके आधार पे काम करता है, लेकिन वकील जो है पढ़ते ही रहता है, पूरा बुढ़ारी तक पढ़ते ही रहता है। क्योंकि जब जब सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी आदेश दिया, कोई भी फैसला सुनाया, तो वो जो है किताब में नोट होते जाता है और वो एक नियम का बन जाता है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग गए, अब हम लोग का जो मतलब वकील गया, अब फैसला उसला हो गया, तो जज साहब सुना रहे कि ये जो है मर्डर की है तो इसको जो है आजीवन कारावास। तो फिर हम लोग का जज वकील बोलेगा कि देखिए सर, जो सुप्रीम कोर्ट जो है पिछला जो ये कांड हुआ था उसमें सोनल को रिहा कर दिया गया था, आप उसको नहीं कर सकते, हमको जेल नहीं डाल सकते हैं, या मेरा जो क्लाइंट है उसको जेल नहीं डाल सकते हैं, आपको रिहा करना होगा। फिर देखेगा वहां पर प्रूव करेगा कि हाँ ऐसा हुआ था, हाँ हुआ था, तो आपको भी बाइज्जत बरी मिलेगा। तो इसीलिए जो है जज से ज्यादा नॉलेज वकील सबको रहता, तो वकील सब पढ़ते रहता कि वहां पर क्या हो रहा, तो इसीलिए पूरा पुस्तक पे पुस्तक मोटा मोटा रखते जाता है, ठीक है। उसके बाद है ये दूसरा हुआ। तीसरा रीट होता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में क्या है, देखे होंगे कि आप लोग मतलब कि गए तो नॉर्मल जो है हवलदार चालान काट लिया, देखे है ना कि गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक में रुकवा के जबरदस्ती, उसका हवलदार है, उसको तो कोई भी मतलब कि चालान काटने का भी ना उसका एक पोस्ट होता है, ऐसा बिना स्टार वाला का वो चालान नहीं काट सकता है, एगो ना एगो स्टार होना चाहिए। और कुछ नहीं है चालान काटना, जैसे ये आपका क्या बोलते हैं, क्या ट्रेन में आरपीएफ जो है टिकट चेक कर लेने लगता है, आरपीएफ जो है टिकट चेक करने लगता है और फिर चालान भी काट देता कि जल्दी दो, 500 रुपये दो, समझे। तो ये जो है वो गैर कानूनी है। कोई भी जो सरकारी कोई भी आदमी है वो अपने से ऊपर वाले अधिकारी पोस्ट वाले को काम वो नहीं कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि वहां पर हम लोग गए डॉक्टर से साइन करवाने के लिए, तो वहां का चपरासी वो भी सरकारी है, और लाओ ना हम ही साइन कर देते सब कुछ हो जाएगा, तो वो नहीं कर सकता है। वो अपना पोस्ट का हिसाब से ही काम कर सकता है। हाँ वो तो कर ही सकता है, वो तो, लेकिन नीचे वाला ऊपर नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए आप गए हैं और मान लीजिए हवलदार नॉर्मल सा है, चालान काट दिया ना, तो आप डायरेक्ट जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस कर दीजिए। किस आधार पे? अधिकार परीक्षा के आधार पे, कि देखिए आर्टिकल 32 के तहत अधिकार परीक्षा में ये बोला गया है कि आप जो है अपने से ऊपर वाले अधिकारी का पोस्ट का काम नहीं कर सकते, आप चालान नहीं काट सकते हैं, आपको जो है सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया जाएगा, समझे। तो इस तरीके से, लेकिन इतना बोलने देता थोड़ी ना, दूध मारेगा, हाँ सर लीजिए 100 रुपये, इतना बोलने का मौके। अरे तुम कैसे बात करता, हम बता रहे हैं कि हम गए एसएससी का एग्जाम देने के लिए, तो हमको यहाँ पर पकड़ लिया धनबाद में, 5,000 रुपया मांगा था, मोल मुलाई करते करते 100 रुपया उसको दे के आए, 5,000 से 100 रुपया, मतलब। और उसके लिए ना बहुत गिड़गिड़ाना पड़ा था, सर स्टूडेंट है, पूरा बेरोजगार है, एकदम मतलब कि पूरा स्थिति खराब है, खाने का जुगाड़ नहीं है, अब यही 100 रुपया है, इसमें आज दिन भर खाएंगे, नहीं रहेगा पैसा तो भूखले रह जाएंगे। तब भी वो नहीं सुना, बोला नहीं भूखले, एक दिन भूखले रहेगा कोई दिक्कत नहीं, मर नहीं जाएगा, ऐसे बोल रहा है। ये क्या बोले, हाँ नहीं था। तो जितना भी ये रहता है, जो आपका ट्रैफिक पुलिस होता है वो उसमें स्टार रहता है, समझे, उसका पोस्ट रहता है वो चीज, वो हवलदार नहीं रहता वो। उसके बाद है हाँ तो मेन है कि देखो, वो अगर आप कानूनी तरीके से दीजिएगा तो फिर वो आपको पैसा पूरा देना होगा, उसमें चालान कटेगा। 4,000 रुपया पूरा चालान बन रहा था, लाइसेंस नहीं है, ये पोल्यूशन का पेपर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जूता नहीं पहना, लंदर नहीं पहना, फंदर नहीं पहना, इस तरीके से। लेकिन अगर गैर कानूनी तरीके से, तो क्या फिर हम लोग चुप हैं, एक काम करो, घर जाना है, ठीक है, 500 रुपये दो साइड करके वहां रख दो, वहां
सर वह अब निकालो पैसा। अब हम लोग निकालें तो अब हम जान रहे कि मेरा पॉकेट में जो है 5500 का जो है 4-5 गो था। अब जान रहे कि निकालेंगे तो फिर वो तो लग जाएगा हिसाब। अब क्या हुआ कि रुके सर आते हैं। कहाँ जा रहा है? आ रहे सर थोड़ा सा कहीं से जुगाड़ करके। गए से किनारे से तो सब 5500 निकाले। अब 50 वाला 2 गो निकाले। हम सोचे 50 ही देंगे तो चलो हो जाएगा। सर ले लीजिए ले ही नहीं रहा। सर एक और लास्ट दे रहे। अब तो बोलिए नहीं तो ले चलिए, हम लोग को जेल ले चलिए, एक दिन रहेंगे, खिलाइएगा बढ़िया से, फिर घर भेज दीजिए। लास्ट में वो जाओ वहां पर रख दो, तो फिर कोना तरफ रख दिए। वो देखा भी नहीं, उसको उठा के हम लोग को तो लेके आ जाना चाहिए था। सर रख दिए उस तरीके से कर सकते थे। जैसे बोला ना, जैसे केबिन बना हुआ था तो हाथ में नहीं देगा, कोई भी वीडियो कर लेगा तो बोला कि वहां पर केबिन है, नीचे से रख दो। तो गए, फिर उसको बोल दिया कि रख दिए सर। तो अब वो देखा भी नहीं कि रख दिए कि नहीं दिए, फिर बाद में गया होगा तो फिर वो उठा लिया होगा। लेकिन अगर बोल देते ना कि रख दिए हैं, चल देते वहां से, फिर थोड़ी ना चेक करने गया था कि रखा है कि नहीं रखा है। हाँ तो नहीं, लेकिन और नहीं था, ऐसा रहता तो हम लोग उठा नहीं लेते। या फिर हम लोग बोलते कि हम ही दिए हैं वो लोग पैसा, पता नहीं पिछला आदमी नहीं दिया होगा। देखो चलाक रहना होगा, समझे। उसके बाद है, कोई दिक्कत नहीं, काट देंगे हम अपना फैसला हम अपने कर लेंगे। उसके बाद है प्रतिषेध। हाँ एक चीज और कि जैसे अधिकार परीक्षा में है कि आरपीएफ जो है उसका टिकट चेक करने का अधिकार नहीं है। तो जैसे अब क्या होता है ना कि कभी कभी टिकट चेक कर लेता है, तो उसके लिए क्या है ना कि वो टिकट चेक कर रहा तो किस आधार पे करता है, बहुत सारा कर लेता है। तो उसके लिए थोड़ा सा कानून है कि क्या होता है ना कि जब बहुत ज्यादा ट्रेन में भीड़ हो जाता है, बहुत ज्यादा ट्रेन में भीड़ हो जाने पर क्या होता है कि आरपीएफ, अब सब चीज तो आरपीएफ को ना कंट्रोल करना है, भीड़ को। कोई अब गिर उड़ जाता है ट्रेन में, पटरी में गिर उड़ गया, मर उड़ गया, तो आरपीएफ में ना कंप्लेन जाता है कि आप लोग थे, आप लोग क्या कर रहे थे। तो इसीलिए आरपीएफ चेक करता है कि आप टिकट कटवाए हैं कि नहीं, क्या ऐसे घुस गए हैं, भीड़ बढ़ा दिए हैं। तो इसीलिए वो चेक करने के लिए ना उन लोग टिकट चेक कर सकता है। लेकिन टिकट चेक कर सकता है लेकिन चालान नहीं काट सकता है। अगर चालान काटेगा तो फिर हम लोग उल्टा उस पर केस कर सकते हैं, समझे। नेक्स्ट है आपका प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या है, देखिए अब ये जो था ना वो हम लोग का बारे में, अधिकार के बारे में बताया जा रहा था, कितना 3 गो यहाँ पर। अब ये 2 गो जो है, 5 गो था, 2 गो जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आदेश देता है अपने नीचे वाले कोर्ट को। अब जैसे क्या है, प्रतिषेध में बोला गया है कि ऊपर वाला जो न्यायालय है वो नीचे वाले न्यायालय का जो है वो उसके कार्रवाई पे रोक लगा देगा। ऊपर वाला जो न्यायालय है वो नीचे वाले न्यायालय पे कार्रवाई पे रोक ऊपर नीचे समझ जाएगा ना, ठीक है। तो ऊपर जैसे क्या होता है, बहुत सारा मैटर ऐसा होता है कि उन लोग जो है, मान लो कोर्ट होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाला हो गया, आपका हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो बहुत सारा मामला ऐसा होता है जो बहुत बड़ा मुद्दा है। अब मान ली 5,000 करोड़ का घोटाला है, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाला उसको समझेगा, वो तो बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देगा या फिर हाई कोर्ट उसको आदेश देगा कि ये तुम्हारा मामला नहीं है, ये तुम ऊपर भेजो, तुम्हारे लायक नहीं है ये। तो उसका क्या है कि कार्रवाई जो भी होगा ना उस पर रोक लगा देगा कि तुम इसका फैसला नहीं सुनाना, तुम ऊपर भेजो, हम इसको देखेंगे। फिर तो हाई कोर्ट वाला जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला को भेज सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट वाला को भेज सकता है। हाई कोर्ट वाला को भी बोल सकता है कि तुम जो है जो मैटर को लेके रखा हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट में भेजो, हम लोग इसको देखेंगे, तुम नहीं देख पाएगा। क्योंकि हाँ, किसको सब कुछ पता है, सब अभी सब इंटरनेट का, कोई भी चीज, कोई भी केस होता है ना तो इंटरनेट पे पूरा, मतलब वेबसाइट पे उसका ये होता है। हर कोई भी केस है, जैसे हम लोग कैसे चेक कर लेते हैं कि कोई भी आदमी पे केस है तो कभी भी हम लोग निकाल सकते हैं उसका केस का फाइल, तो कैसे निकाल लेता है, सब इंटरनेट में सब रहता है। तो वो चीज जो है वो रोक लगवा सकता है आपका हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे लगा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे लगा सकता है, और हाई कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे लगा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है बाबरी मस्जिद सब मामला था, तो बाबरी मस्जिद वाला मामला था, शुरू में तो हाई कोर्ट में गया होगा,
लेकिन फिर अब देखो कि क्या हो रहा है कि हाई कोर्ट वाला उसको संभाल नहीं पा रहा, करते 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 लास्ट में सुप्रीम कोर्ट गया ना, तो इस तरीके से फिर वो सुप्रीम कोर्ट में फैसला लास्ट में हुआ। तो उस तरीके का जो मैटर होता है वो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट ही उसको हैंडल करेगा, हाई कोर्ट वाला को बोल देगा कि तुम सुप्रीम कोर्ट में भेज दो। और उसके बाद अगर मान लीजिए लास्ट है उत्प्रेषक, उत्प्रेषण होता है। उत्प्रेषण में क्या बोला गया है कि अगर गलत मतलब कि वो जज जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला अगर फैसला सुना दे, जैसे मान लीजिए कोई भी फैसला वहां गया, अब जल्दीबाजी में वो सुना दिया, तो ऊंचा जो न्यायालय वाला वो नीचे वाले न्यायालय का जो फैसला है उसको रद्द करवा सकता है। अब इसीलिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग दो लोग पर केस हुआ, तो एक को जो है दोषी ठहरा दिया और उसको बोल दिया कि 5 साल के लिए तुम्हारा जेल है, तो वो क्या करता है, वो कंप्लेन करता है कि अपना हाई कोर्ट वाला पे, हाई कोर्ट में उस मैटर को लेके जाता है कि जैसे हम जो है वो इस कोर्ट पे मतलब संतुष्ट नहीं हुए हैं, हम हाई कोर्ट से लड़ेंगे क्योंकि ये जो है हम लोग का फैसला सही नहीं सुनाया। अगर हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ेंगे। तो ये हम लोग का अधिकार है कि हम लोग जो है अगर यहाँ पर संतुष्ट नहीं है तो हम लोग ऊंचे वाले न्यायालय में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फैसला तो सुना दिया था ना, तो उसको फिर फैसला को कैंसिल करवाएगा और फिर से मुकदमा चलेगा और फिर से फैसला होगा, समझे। तो ये जो है हाई कोर्ट जो है मतलब कि ऊपर वाला जो न्यायालय है वो नीचे वाले न्यायालय का जो फैसला है, फैसला का रोक लगवा सकता है। ठीक है, तो यही है हम लोग का मौलिक अधिकार। टोटल आपका 12 से लेकर के 32 तक। इसमें आप जिसे है कि बताया कि 7 को मौलिक अधिकार है, तो वो लिखवा देंगे कि पूरा बढ़िया तरीके से कौन कौन सा है, तो पूरा मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको रोक